नमस्कार। आज हम नेपाल के आधुनिक इतिहास की एक शायद सबसे दर्दनाक और हिला देने वाली घटना की परतों को खोलने जा रहे हैं। हाँ। ये है काठमांडू के नारायण हिती शाही महल में 1 जून 2001 की रात हुआ शाही हत्याकांड। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात असल में हुआ क्या था, क्यों हुआ और फिर उसके दूरगामी परिणाम क्या निकले। ये वाकई एक ऐसी घटना है जिसने न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था। बिल्कुल। इसे आज भी नेपाल में एक गहरे राष्ट्रीय सदमे की तरह महसूस किया जाता है और जैसा आपने कहा, इस पर बहस खत्म नहीं हुई है। कई लोग मानते हैं कि जो आधिकारिक कहानी बताई गई वो शायद पूरी सच्चाई नहीं है और इसी वजह से ये मामला इतना उलझा हुआ और संवेदनशील बना हुआ है। तो चलिए उस रात की भयावहता को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत बताते हैं कि महल में उस शाम एक पारिवारिक डिनर था, जैसे जैसे अक्सर शुक्रवार को होता था। हाँ, बिल्कुल। माहौल सामान्य बताया जाता था, शाही परिवार के सदस्य इकट्ठे हुए थे। फिर अचानक क्या हुआ? हाँ, तो हुआ ये कि सब कुछ सामान्य चल रहा था और फिर अचानक, मतलब बिना किसी चेतावनी के, कथित तौर पर युवराज दीपेंद्र ने, जो उस समय सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपने ही परिवार पर ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ऑटोमेटिक हथियारों से? हाँ। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक पारिवारिक जमावड़े का माहौल कैसे पलक झपकते ही इस कदर खूनी मंजर में बदल गया। और इस गोलीबारी का नतीजा बहुत ही भयानक था। कौन कौन इसकी चपेट में आया? निशाना बनने वालों में सबसे प्रमुख थे खुद राजा बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या। हाँ। उनके साथ ही उनके छोटे बेटे राजकुमार निराजन, उनकी बेटी राजकुमारी श्रुति और शाही परिवार के कई और करीबी सदस्य मारे गए। कुल मिलाकर 10 शाही लोगों की जान चली गई। 10 लोग? हाँ, 10। ये नेपाल के लिए एक अविश्वसनीय क्षति थी, क्योंकि राजा बीरेंद्र जनता के बीच काफी लोकप्रिय और सम्मानित माने जाते थे। उनका इस तरह मारा जाना वाकई स्तब्ध करने वाला था। और फिर युवराज दीपेंद्र का क्या हुआ? विडंबना देखिए, इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कथित तौर पर युवराज दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली, सिर में। अच्छा। लेकिन उनकी तुरंत मौत नहीं हुई, वो गहरे कोमा में चले गए। और यहाँ स्थिति और भी अजीब हो जाती है, क्योंकि तकनीकी रूप से राजा बीरेंद्र के बाद वो ही सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। हाँ। इसलिए उन्हें बेहोशी की हालत में ही नेपाल का नया राजा घोषित कर दिया गया। मतलब जो व्यक्ति अपने ही परिवार के कत्लेआम का आरोपी था, वो ही कोमा में पड़ा हुआ देश का राजा बन गया। ये तो बहुत ही विचित्र और दुखद स्थिति रही होगी। बिल्कुल। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। वो 3 दिनों तक कोमा में ही राजा बने रहे। 3 दिन तक? हाँ। आखिरकार 4 जून 2001 को उनकी भी मौत हो गई। तो कुछ ही दिनों के अंदर नेपाल ने अपने राजा, रानी, छोटे राजकुमार, राजकुमारी और फिर नए घोषित राजा, मतलब शाही परिवार की एक पूरी पीढ़ी को खो दिया। इस पूरी त्रासदी में एक नाम बार बार सामने आता है जो बच गए, राजा बीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र। हाँ। स्रोत बताते हैं कि वो उस रात उस डिनर में मौजूद नहीं थे। ये बात बाद में बहुत अहम हो गई है ना? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। ज्ञानेंद्र शाह उस घातक रात्रि भोज में शामिल नहीं थे। उनकी पत्नी कोमल जरूर वहां थीं और घायल भी हुईं, लेकिन बच गईं। ज्ञानेंद्र का वहां ना होना और फिर दीपेंद्र की मौत के बाद उनका राजा बनना, इस संयोग ने कई लोगों के मन में गहरे शक पैदा किए। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनकी अनुपस्थिति के कारण बताए गए थे, लेकिन घटनाक्रम जिस तरह से उनके पक्ष में गया, उसने अटकलों को उसको हवा दी। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस और विवाद है। आखिर ये सब हुआ क्यों? हाँ। आधिकारिक तौर पर क्या वजह बताई गई इस नरसंहार की? जी, घटना के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई थी। उसमें उस समय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रतिनिधि सभा के स्पीकर थे। अच्छा। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि ये पूरी घटना युवराज दीपेंद्र के गुस्से और हताशा का नतीजा थी। और गुस्से की वजह क्या थी? वजह रिपोर्ट के मुताबिक वजह थी शादी को लेकर चल रहा विवाद। युवराज दीपेंद्र देवयानी राणा नाम की एक युवती से शादी करना चाहते थे। देवयानी राणा? हाँ, देवयानी भी नेपाल के एक ताकतवर पूर्व राजघराने, मतलब राणा वंश से ताल्लुक रखती थीं, जिनकी जड़ें भारत के ग्वालियर राजघराने से भी जुड़ती थीं। लेकिन कथित तौर पर राजा बीरेंद्र और खासकर रानी ऐश्वर्या इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। तो आधिकारिक कहानी ये बनी कि अपनी पसंद की लड़की से शादी की इजाजत ना मिलने पर
गुस्से और शायद नशे की हालत में युवराज ने आपा खो दिया और ये भयानक कदम उठा लिया। हाँ, आधिकारिक तौर पे यही कहा गया। जांच रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि घटना से पहले दीपेंद्र ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और शायद कुछ और नशीले पदार्थों का भी सेवन किया था। रिपोर्ट ने इसे एक पारिवारिक ट्रेजेडी के रूप में पेश करने की कोशिश की, जो व्यक्तिगत गुस्से और हताशा से उपजी थी। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा था, इस आधिकारिक कहानी पर नेपाल में बहुत से लोगों ने कभी पूरी तरह यकीन नहीं किया। स्रोत भी यही बताते हैं कि ये हत्याकांड षड्यंत्र के सिद्धांतों मतलब कंस्पिरेसी थियरीज से घिरा हुआ है। आखिर क्यों लोगों को आधिकारिक जांच पर भरोसा नहीं हुआ? इसके कई कारण थे। पहली बात तो ये कि जांच बहुत तेजी से सिर्फ 2 हफ्ते में पूरी कर ली गई। सिर्फ 2 हफ्ते? हाँ, इतने बड़े और पेचीदा मामले की जांच इतनी जल्दी खत्म होना अपने आप में संदेह पैदा करता है। सही बात है। दूसरे, जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे। कई महत्वपूर्ण गवाहों से ठीक से पूछताछ न होने या उनके बयानों में विरोधाभास होने की बातें सामने आईं। और कुछ खास बातें भी थी जिन पर वो सवाल उठे, जैसे घटनास्थल से जुड़े सबूत या युवराज के बारे में कुछ। बिल्कुल, कुछ बहुत ठोस सवाल थे जिनके जवाब संतोषजनक नहीं लगे। जैसे कहा गया कि युवराज दीपेंद्र दाहिने हाथ से काम करते थे, मतलब राइट हैंडेड थे। हाँ, लेकिन उनके सिर में गोली बाएं तरफ लगी थी। अच्छा। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में 2 तरह के गोलियों के इस्तेमाल की बात भी आई, जिससे ये सवाल उठा कि क्या कोई दूसरा शूटर भी मौजूद था। क्यों? हाँ। घटनास्थल की सुरक्षा, सबूतों को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। इन सब वजहों से आधिकारिक कहानी थोड़ी खोखली लगने लगी। तो फिर कौन से वैकल्पिक सिद्धांत या षड्यंत्र के सिद्धांत उभरे? स्रोत किस तरह की बातों का जिक्र करते हैं? कई तरह के सिद्धांत हवा में तैरने लगे। एक प्रमुख थ्योरी तो ये थी कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं, बल्कि राजा बीरेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए एक सोचा समझा तख्तापलट था। तख्तापलट? हाँ, जैसा हमने पहले कहा, राजा बीरेंद्र अपेक्षाकृत उदारवादी थे। 1990 में उन्होंने देश में बहुदलीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र की बहाली में अहम भूमिका निभाई थी। शायद वो कुछ ताकतों के लिए खतरा बन रहे थे, जो राजशाही को ज्यादा ताकतवर देखना चाहती थीं या जिनके अपने निहित स्वार्थ थे। और इसमें सीधे तौर पे शक की सुई ज्ञानेंद्र की तरफ भी घूमी, क्योंकि वही अंततः लाभार्थी बने। जी हाँ, ये दूसरा सबसे आम सिद्धांत है। ज्ञानेंद्र की उस रात की रहस्यमय अनुपस्थिति और फिर उनका राजा बन जाना कई लोगों को महज संयोग नहीं लगता। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि सत्ता हासिल करने के लिए उनकी या उनके समर्थकों की इसमें भूमिका हो सकती है। हालांकि ये जोर देना जरूरी है कि इन आरोपों के समर्थन में कभी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं लाया जा सका। ये महज अटकलें और संदेह ही बने रहे। इसके अलावा क्या किसी बाहरी ताकत के शामिल होने की बात कही गई, जैसे कोई विदेशी एजेंसी? हाँ, नेपाल की जो भू राजनीतिक स्थिति है उसको देखते हुए ऐसे सिद्धांत भी सामने आए। कुछ लोगों ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ या चीन की भूमिका पर भी संदेह जताया, या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के हाथ होने की बात कही। अच्छा। तर्क ये दिया गया कि नेपाल में अस्थिरता पैदा करने या अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए बाहरी ताकतें ऐसा कर सकती थीं। लेकिन ये सिद्धांत और भी ज्यादा अटकलबाजी वाले हैं और इनके पक्ष में सबूत न के बराबर है। महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि ये सारे सिद्धांत इसलिए पनपे और जिंदा रहे क्योंकि आधिकारिक जांच भरोसेमंद नहीं लगी और उसने बहुत सारे सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया। हाँ। जब किसी देश पर इतना बड़ा आघात होता है और लोगों को लगता है कि उन्हें सच नहीं बताया जा रहा है, तो फिर कल्पनाओं और संदेहों को उड़ान भरने का मौका मिल ही जाता है। स्रोत भी यही दर्शाते हैं कि निश्चितता की कमी है और अलग-अलग मत मौजूद हैं। तो इस पूरी घटना और उसके बाद के घटनाक्रम का नेपाल पे क्या असर पड़ा? युवराज दीपेंद्र की मौत के बाद ज्ञानेंद्र राजा बने। उनका शासनकाल कैसा रहा? क्या वो अपने भाई की तरह लोकप्रिय हो पाए? बिल्कुल नहीं। राजा ज्ञानेंद्र का शासनकाल उनके भाई राजा बीरेंद्र के ठीक उलट साबित हुआ। जहां बीरेंद्र को जनता का प्यार और सम्मान मिला, वहीं ज्ञानेंद्र शुरू से ही अलोकप्रिय रहे। उनका रवैया ज्यादा सत्तावादी माना गया और उन्होंने फरवरी 2005 में एक विवादास्पद कदम उठाया जब उन्होंने देश में आपातकाल लगाकर चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया और सारी कार्यकारी शक्तियां अपने हाथ में ले लीं। यानी उन्होंने एक तरह से सीधे शासन करने की कोशिश की। इसका क्या नतीजा निकला?
इस कदम ने उनकी अलोकप्रियता को और ज्यादा बढ़ा दिया। देश में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर पहुंच गई। जो राजनीतिक दल पहले आपस में लड़ रहे थे, वो भी राजा के इस कदम के खिलाफ एकजुट हो गए। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, देश में पहले से ही एक दशक से चल रहा माओवादी विद्रोह और ज्यादा भड़क गया। माओवादी विद्रोह का इस हत्याकांड से क्या सीधा संबंध था? हाँ, माओवादी जो 1996 से नेपाल में राजशाही को खत्म कर एक गणराज्य स्थापित करने के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने इस हत्याकांड और उसके बाद ज्ञानेंद्र के शासन को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। राजा ज्ञानेंद्र की बढ़ती आलोकप्रियता और उनके तानाशाही वाले कदमों ने माओवादियों के इस तर्क को बल दिया कि राजशाही अब देश के लिए बोझ बन चुकी है और इसे खत्म कर देना चाहिए। हत्याकांड के बाद पैदा हुई अनिश्चितता और अविश्वास के माहौल ने माओवादी आंदोलन को ग्रामीण इलाकों में और फैलने में मदद की। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस शाही हत्याकांड ने अनजाने में ही सही माओवादी आंदोलन को मजबूत किया और राजशाही के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया? काफी हद तक हाँ। हत्याकांड ने राजशाही की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचाया था। लोगों का सदियों पुरानी संस्था पर से विश्वास डगमगाने लगा था। सही। जो पहले एक दूसरे के खिलाफ थीं, राजशाही को खत्म करने के मुद्दे पर एक साथ आ गईं। और उसका अंतिम पड़ाव क्या रहा? फिर आखिर में क्या हुआ? 2006 में एक बड़े जन आंदोलन के बाद, जिसे लोकतांत्रिक आंदोलन 2 कहा जाता है, राजा ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा और संसद को बाहर करना पड़ा। इसके बाद शांति वार्ता हुई, माओवादी मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हुए और आखिरकार 28 मई 2008 को नेपाल की नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारी बहुमत से 240 साल पुरानी शाह वंश की राजशाही को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। 240 साल पुरानी राजशाही खत्म। हाँ, नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो जो घटना 1 जून 2001 की रात एक पारिवारिक त्रासदी के रूप में शुरू हुई थी, उसने आखिरकार पूरे देश का राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। ये वाकई इतिहास का एक अहम मोड़ था। निश्चित रूप से। और जैसा हमने बार बार कहा, ये घटना आज भी नेपाल के क्या कहते हैं कलेक्टिव मेमोरी में एक गहरे घाव की तरह मौजूद है। हाँ। इतने साल बाद भी बहुत से लोग मानते हैं कि उन्हें कभी पूरी सच्चाई नहीं पता चली। वो संक्षिप्त जांच, वो अनसुलझे सवाल, वो शक और शुबह, इन सब ने मिलकर एक ऐसी स्थिति बना दी है जहां अतीत का ये साया वर्तमान पर भी पड़ता है। ये सिर्फ एक शाही परिवार की कहानी नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के भरोसे और भविष्य की दिशा बदलने वाली कहानी है। तो हमने देखा कि कैसे 1 जून 2001 की रात घटी घटनाओं ने नेपाल को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड, एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जिस पर गहरे सवालिया निशान लगे, और अनगिनत षड्यंत्र के सिद्धांत जो आज भी रह रहकर सिर उठाते हैं। बिल्कुल। नतीजा हुआ सदियों पुरानी राजशाही का अंत और एक नए गणराज्य का जन्म। ये हमें दिखाता है कि कैसे इतिहास के कुछ पल इतने भारी होते हैं कि वो आने वाले दशकों की दिशा तय कर देते हैं। सही बात है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी विचार करना चाहें। जब किसी देश में कोई बड़ी त्रासदी होती है और उस पर दी गई आधिकारिक व्याख्या पर समाज का एक बड़ा हिस्सा यकीन नहीं करता, जैसा कि नेपाल शाही हत्याकांड के मामले में हुआ, तो फिर सच तक पहुंचने की कोशिश कितनी जटिल हो जाती है। हाँ, ये तो है। और अगर सच पर आम सहमति ना बन पाए, तो एक समाज के तौर पर उस सदमे से उभरना और सामूहिक रूप से आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है।